नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए एनसीईआरटी साइंस का ये वीडियो दूसरा है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो मैंने साइंस कराया था एनसीईआरटी का, उससे आपको इसमें कुछ विशेष मिलने वाला है। तो ये मत समझिएगा कि मैंने पहले कर लिया है तो हो गया कंप्लीट, नहीं। क्योंकि आपने देखा बिहार दरोगा 1799 प्रारंभिक परीक्षा में कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वैसे भी प्रश्नों को जानना जरूरी है। तो यह वीडियो होगा 78 पोस्ट जो बिहार दरोगा आई है उसके लिए भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, और मेंस के लिए भी है। 1799 मेंस के लिए, तो दोनों के लिए है। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन रहेगा ये वीडियो। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ पाएंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है क्योंकि जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग, देखिए, 60 प्रश्न है। तो टारगेट हमारा रहेगा 30 से 35 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करें। हर चीज आपको समझना भी जरूरी है, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। तो आ जाइए। और एक चीज और, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं बिहार दरोगा का, इन सब का पीडीएफ चाहिए, तो भैया पीडीएफ आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर जुड़िए। टेलीग्राम पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर आपको पेमेंट करना है, और वहीं एक आपको टेलीग्राम की आईडी है, उस पर क्लिक करके उसी पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। बस इतना करना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पीडीएफ सेंड करने के साथ ही आपको यह भी लिख देना है कि आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए चाहिए कि 78 पोस्ट वाले के लिए। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसके लिए कहिएगा उस वाले ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे पहला सवाल देखिए, कह रहा है पहला प्रश्न, बिलियन के संबंध में, इसको हम, हाँ, बिलियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है बिलियन के संबंध में। पहला कथन क्या है देख लीजिए। पहला कथन कह रहा है विलियन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जी हाँ, विलियन जो होता है ना, यह क्या होता है भाई? तो यह होता है समांगी मिश्रण। तो कहेंगे कि हाँ सर, ये तो समांगी मिश्रण है। दूसरा क्या कह रहा है, विलियन के कणों में समांगिकता होती है। तो पहले ही कथन में जब कह रहा है कि ये समांगी मिश्रण है, तो ये तो दूसरा कथन सही है ही, यानी कि आपको दोनों कथन यहां पर सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा। चीजों को समझते चलिए। एग्जाम में अब कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न आ रहा है, तो इसको इग्नोर ना करिए। आपने अगर दिया है एग्जाम तो देखा ही होगा। चलिए आइए, बहुत अच्छे से समझना है। आइए, कह रहा है मिश्र धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और हाँ, एक चीज और बता दूं, एनसीईआरटी क्लास 9th का ये चैप्टर 2 का वीडियो है। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक निकाल लीजिए, देखिएगा, बिल्कुल किताब से आपको छाट छाट के क्वेश्चन निकाल दिया गया है। तो कह रहा है मिश्र धातुओं कथनों पर विचार करना है। मिश्र धातुओं का समांगी मिश्रण है। तो जी हाँ, मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। जब मिश्र धातु बना दिया जाता है, तो जैसे बनाया गया पीतल, तो उसमें तांबा और मिलाया जाता है। क्या? पीतल में आपको तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। तो आपके हाथ में अगर कोई पीतल दे देता है तो आप देख के थोड़ी बता देंगे कि इसमें तांबा और जस्ता अलग अलग, नहीं पता चलेगा। वो समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में आप नहीं देख पाएंगे, अलग अलग कणों को नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगा समांगी मिश्रण। तो पीतल जो है वो समांगी मिश्रण है। दूसरा नहीं, ये कह रहा है मिश्र धातुएं का समांगी मिश्रण होती है। तो पहला तो सही है कथन। दूसरा कथन देखते हैं, पीतल में तांबा 30% तथा जस्ता 70% होता है। क्या दूसरा कथन भी सही लग रहा है? तो देखिए, लग रहा है तो आपको कमेंट करना है क्या होगा ऑप्शन। कथन 1 और 2 सही, यानी कि दोनों सही, या एक सही दूसरा गलत, या एक गलत या दूसरा सही, या एक और दोनों गलत। तो ध्यान रखिए, जो पीतल का जो रेशियो होता है उसमें तांबा होता है 70% और जस्ता 30, लेकिन यहां दूसरा कथन जो है वो उल्टा दिया गया है। तो केवल देखेंगे कि कथन 1 सही हो रहा है। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है।
तो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, आयोडीन और अल्कोहल के विलयन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है भैया? चलिए आइए, आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है वह टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, आपको पता है कि आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जो होता है वो टिंचर आयोडीन कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि टिंचर आयोडीन में क्या होता है, तो आप यहां से क्वेश्चन निकालना सीखिए। जब हम आपको कथन निष्कर्ष करा रहे हैं तो वहां से प्रश्न को निकालना सीखिए और कहिए कि टिंचर आयोडीन में कौन कौन होता है, तो आयोडीन और अल्कोहल, प्रश्न आप निकाल पाएंगे। कथन दूसरा क्या कह रहा है? टिंचर आयोडीन में आयोडीन जो है वो विलायक है तथा अल्कोहल विलेय पदार्थ होता है। ये बताइए, अल्कोहल है, इसमें आयोडीन डालेंगे तो अल्कोहल घुल जाएगा कि आयोडीन घुल जाएगा इसमें? तो जाहिर सी बात है कि आयोडीन इसमें घुल जाएगा। तो जो घुल जाता है वो होता है विलेय, और जिसमें घुलता है वो होता है विलायक। जैसे पानी में चीनी को डाले तो विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा? तो विलेय मतलब जो घुल रहा है, तो चीनी विलेय हो जाएगा। विलायक कौन होगा? जिसमें घुल रहा है, यानी कि पानी विलायक हो जाएगा। उसी प्रकार से टिंचर आयोडीन में आयोडीन होता है वो विलायक होता है, सॉरी अल्कोहल होता है वो विलायक होता है, और आयोडीन जो होता है वो विलेय पदार्थ होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, प्रश्न तो क्या हो जाएगा? पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, बी ऑप्शन। विलयन के संबंध में अब कहेंगे खाली विलयन से ही प्रश्न है क्या? तो देखिए, मैं हर उस संभावित प्रश्न को आपको करा दूंगा ताकि आप एग्जाम में फिर छटपटाएं नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना दूसरा, तो लगेंगे छटपटाने कि मैं पढ़ा नहीं, ये नहीं, फलना नहीं, ढिमका नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमारे जितने भी वीडियोज आ रहे हैं 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिए, और अगर पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो संभवतः कोशिश करिए कि इसका नोट्स आप बना लें। आपको आजीवन ये काम आएगा, हर एग्जाम के लिए काम आएगा। भले आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा की, लेकिन आपको हर छोटे बड़े एग्जाम में ये काम आएगा, बीपीएससी तक ये मैनेज करेगा। ठीक है, तो बहुत तगड़ा आपको चीज उपलब्ध करा रहा हूं इतने कम कीमत में, गांठ बांध लीजिए। हो सकता है कुछ समय बाद ये सारी चीजें आपको ना मिले इतने कम कीमत पर, अभी मिल रहा है तो उसका फायदा उठा लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं। चलिए, विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करता हूं। विलयन के कण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब बताइए, विलयन का मतलब ये भैया एक दूसरे में ये क्या हो रहा है कि घुल जा रहा है। ऐसा घुल जा रहा है तो कैसे आप देख पाएंगे? तो जब घुल गया तो नहीं देख पाएंगे। तो यानी कि कथन एक तो सही है, विलयन के कणों को आप नहीं देख पाएंगे नंगी आंखों से। ठीक है, दूसरा, विलयन के कण प्रकाश को फैलाते हैं। अगर प्रकाश को फैलाते तो वो हमें नजर आते, अगर वो प्रकाश को फैलाते तो विलयन के कण नजर आते। हमने पहले ही कथन में क्या बोला कि विलयन के कण को नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। नंगी आंख का मतलब, नंगी आंख का मतलब कि नंगे होकर के आंख से नहीं है। नंगी आंख का मतलब कि आंख में भैया कोई वैसा स्कोप नहीं लगाए हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह जो देखने के लिए काम आता है, तो ये होता है नंगी आंख। कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो विलयन के कण प्रकाश को फैलाते हैं। अगर प्रकाश को फैलाते तो नंगी आंखों से तो दिख ही जाते, नहीं तो प्रकाश को नहीं फैलाते। यहां भी एक सही और 2 गलत, तो विकल्प बी हो जाएगा सही। आइए, फिर है विलयन से संबंधित विचार करना है। विलयन अस्थायी होता है। अस्थायी होता तो उसके कण हमको दिख जाते। अगर विलयन अस्थायी होता तो उसके कण हमको दिख जाते, लेकिन विलयन स्थायी होता है, उसके कण हमको नहीं दिखते। अस्थायी होता तो क्या होता कि वो गुरुत्वाकर्षण से, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर विलयन का कण अस्थायी होता तो एक गिलास में हम पानी ऐसे भर के रख देते इसमें मिला करके। अब इसमें अस्थायी होता तो गुरुत्वाकर्षण से ये नीचे आके जमा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप चीनी को, शरबत को घोल दीजिए तो ऐसा हो जाता है क्या कि चीनी यहाँ पर जम जाएगा नीचे, कुछ देर के बाद चीनी वापस तो नहीं आ पाता है उससे। तो जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है, ना कि अस्थायी। तो हमारा कथन जो है एक जो है वो गलत है। ठीक है, एक जो है वो कथन गलत है। दूसरा कथन देखते हैं। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन को अच्छे से समझना है।
चीनी का अगर आप शरबत बना लिए तो क्या उसको आप फिल्टर पेपर से छान लेंगे, चीनी अलग हो जाएगा? कहेंगे नहीं सर, नहीं अलग होगा। यही तो कह रहा है कि छानने की विधि द्वारा विलयन कणों को विलयन से नहीं किया जा सकता, यानी कि दूसरा कथन आपका सही कह रहा है। छान के चीनी से शरबत, शरबत से चीनी को नहीं आप निकाल सकते हैं। हाँ, उबाल के आप निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही। तो होगा क्या, कथन 1 गलत है और 2 सही है। सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, संतृप्त स्तर से कम हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त स्तर से कम है यानी कि इसमें अभी और घुलेगा, इसमें और घुलेगा, तो ये हो जाएगा संतृप्त से कम है, तो सीधा कम है तो असंतृप्त कह दीजिए, सीधी सी बात, कोई सोचना विचारना ही नहीं है। आइए अब आते हैं विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण तो हमने देख लिया कि भैया एक ही में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसा विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं निलंबन। ये घुलेगा नहीं, जैसे किसी लिक्विड में अगर आप विसमांगी मिश्रण को बनाएंगे तो ये घुलेगा नहीं, इसी में निलंबित होता रहेगा, निलंबित होता रहेगा। अब इसका मतलब है कि ये आपको आंखों से दिखाई देगा कि नहीं देगा, इस पर आइए आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जब परिक्षेपित हो जाते हैं विसमांगी मिश्रण, वह निलंबन कहलाता है, ध्यान रखना है, निलंबन। आइए अगला प्रश्न है, और आगे हम देखेंगे निलंबन के संबंध में, घबराइए मत। चलिए आइए, कोलाइडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोलाइडल, कोलाइडल में क्या होता है भैया? कोलाइडल के कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है। देखिए कोलाइडल में आप, विलयन में आप क्या देख रहे थे? निलंबन में। यहां पर जो प्रश्न आपने देखा तो इसमें मैंने क्या बताया, इसके जो कण है निलंबन वाला, ठीक है, निलंबन का जो कण है ये आपको दिखाई देगा, लेकिन यही क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हैं, यही जब आप कोलाइड में आ जाएंगे तो कोलाइड के कण थोड़े छोटे होते हैं। कह रहा है ना, कोलाइडल के कणों का जो आकार होता है वह निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है, छोटा होता है। ये दिखेगा नहीं, ये आपको लगेगा कि समांगी मिश्रण है। जैसे चीनी और पानी का घोल आप देख रहे थे तो आपको कण अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है, उसी प्रकार से कोलाइडल भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यह विसमांगी मिश्रण होता है। पॉइंट को नोट करिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट सही है, निलंबन की अपेक्षा कोलाइडल छोटा होता है। दूसरा, कण छोटे होने के कारण कोलाइडल मिश्रण में समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह विसमांगी मिश्रण है। हमने क्या बताया कि कोलाइडल निलंबन से छोटा होगा, लेकिन ये विसमांगी मिश्रण होगा। तो ए और बी यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, तीसरा भी कथन है, ध्यान दिए। तीसरा, दूध एक प्रकार का कोलाइडल मिश्रण है। तो जी हाँ, कथन तीनों सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है, बिल्कुल सही। अब आपसे पूछेगा दूध क्या है, तो बताएंगे कि दूध एक कोलाइड है, दूध एक कोलाइड है, लेकिन ये विसमांगी मिश्रण में आएगा, है ना। दूध में आपको प्रोटीन अलग है, ये सब कुछ अलग है, विसमांगी मिश्रण है, लेकिन ये इसके कण इतने छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक ना, ये आपको पता नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। पॉइंट को नोट करते जाइए। पूछ दे आपसे कि दूध समांगी है कि विसमांगी, तो दूध में तो कहेंगे कि दूध के तो पार्ट अलग अलग नहीं दिखते हैं, लेकिन अलग होते हैं उसके पार्ट, बस इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हैं कैसे? वो है भैया विसमांगी मिश्रण। आइए अगला कथन, दूध एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है। तो हाँ बिल्कुल है। दूध टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो जी हाँ, कोलाइडल विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव आपको क्या करेगा? दर्शाएगा। तो सही हो जाएगा 9वां का कि भैया कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। ये दूध कह रहा है कि कोलाइडल विलयन है और दूध टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो कथन भी सही है और कोलाइडल है, इसी वजह से ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो कथन भी सही हो जाएगा और निष्कर्ष भी सही होगा और व्याख्या भी सही होगा इसका, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि व्याख्या सही कैसे होगा, क्योंकि दूध एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है, इसी वजह से ये टिंडल प्रभाव भी दर्शाता है, ठीक ना, दोनों सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, अब कुछ आसान प्रश्न आपको मिलने लगेंगे। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाएगा? तो देखिए कोलाइडल जो है उसमें टिंडल देखा जाएगा, आपको दूध में देखा जाएगा, घना जंगल में देखा जाएगा, ठीक है, कोलाइडल में भी देखा जाएगा, कॉपर वाला में नहीं देखा जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण है? बस इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा तो बताइएगा। धुआं जो है यह एरोसोल का आपको उदाहरण हो जाएगा। दूध आपको बता ही दिया कि कोलाइड का उदाहरण है, जेल तो जेल है ही, मिट्टी भैया कोलाइड नहीं होता है। चलिए निम्न में से कौन फोम का उदाहरण है? फोम मतलब झाग, तो साबुन का झाग आप लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोलाइडल विलयन अस्थायी होता है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कोलाइडल विलयन को अपकेंद्रण तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है। हमने क्या बताया था कि भैया कोलाइडल जो, जैसे दूध को हमने बताया था कि दूध को अगर आप रख देते हैं, ठीक है, दूध को अगर आप ऐसे रख देते हैं तो क्या दूध का जो क्रीम है वो ऐसे नीचे पेंदी में बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये अस्थाई है। अगर अस्थाई रहता तो वो गुरुत्वाकर्षण से पेंदी में बैठ जाता, लेकिन दूध में देखेंगे आपकी पेंदी में नहीं बैठता है। और दूसरा अपकेंद्रण तकनीक से, दूध से अगर मक्खन बनाना है तो उसको गोल 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 घुमा के मक्खन बनाया जाता है, यानी अपकेंद्रण तकनीक से इस विलयन को अलग भी कर सकते हैं। ये उदाहरण है भाई। तो एक भी सही है और दो भी सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए कि समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गौर से समझना होगा भाई, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, कोई लंद फंद किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ये समझ लीजिए ना कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन, मैं फिर कहता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो एनसीईआरटी के नाम पर आपको ठगूं कि एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से है। जो चीज दे रहा हूं ये एनसीईआरटी से है। अब इसको समझने में आपका दिमाग थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी से है कि क्या है ना? या जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा वो भाई जरा कमेंट कर देना यार कि क्या ये एनसीईआरटी से है कि नहीं है। कमेंट कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि कौन असली एनसीईआरटी करा रहा है। तो फेक लोगों से बचें जो आपको कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं एनसीईआरटी के नाम पर, है ना, क्योंकि भैया उनको खुद ही नहीं समझ में आएगा तो वो आपको क्या बताएंगे। ये जरा सा ध्यान रखिएगा इस बात पर। आइए, इनमें से किसमें उदर्भपातन की प्रक्रिया नहीं होती है? नेप्थलीन में होती है भाई, एंथ्रासिन में होती है, आयोडीन में भी हो जाती है। तो हो जाएगा किसी में नहीं, यह सभी आंसर हो जाएगा। मतलब अच्छा देखिए यहां पर गलत दे दिया है, किसी में नहीं होगा, है ना। उदरपातन की प्रक्रिया नहीं होती है तो किसी में नहीं होती है, यह सभी नहीं होगा, इनमें तो होती ही है। भाई जो टाइप करते हैं ना तो कभी कभी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, होगा क्या? किसी में नहीं, ध्यान रखिए। अच्छा जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें आपको संशोधित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी में नहीं सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? अब अपने से आप बता दीजिए, आप आंसर करने की स्थिति में आ गए हैं। अगर ये 14 प्रश्न आप कर लिए हैं तो आप खुद आंसर करेंगे, देखिएगा मैं आपसे ही आंसर इसका करवाऊंगा। वायु में क्या आप अलग अलग देख लेंगे आंख से कि नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, गैस? कहेंगे नहीं। तो नहीं दिखे तो एक समान मान लीजिएगा, समांगी मिश्रण। कहेंगे हाँ सर ये तो बढ़िया आप बता दिए, ठीक है। तो वायु किस प्रकार का है? तो समांगी है। आइए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दे कथनांक इनका, तो ध्यान रखना है आपको इनका क्वथनांक कैसे होता है। तो पहले आपसे पूछेगा ऑक्सीजन का क्वथनांक, तो बता दीजिएगा कि ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है यह होता है भैया कितना? -183 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है -183 डिग्री सेल्सियस। अगला पूछेगा आपसे नाइट्रोजन का क्वथनांक, तो आपको नाइट्रोजन का क्वथनांक बता देना है 186। नाइट्रोजन का 186, पहले ऑक्सीजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन और फिर होगा ऑर्गन, तीसरे नंबर पर आएगा ऑर्गन, ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा ऑर्गन। ऑर्गन का -196। अब आप कहेंगे
कि माइनस में कैसे सर, ये क्वथनांक तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि उबलने वाला ना। तो जी हाँ, माइनस पर भी ऑक्सीजन जो है ना वो गैस बन जाएगा। ऑक्सीजन को इतने पर भी अगर आप द्रव बनाए हैं तो ये -183 पर ये गैस बन जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले का ऑक्सीजन का पहले का ए, दूसरे का 186 होगा, तो दूसरे का सी, पहले का ए, दूसरे का, हाँ तो डी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। चलिए, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए, ठोस पदार्थों को, अब जो प्रश्न आएगा ये भाई बहुत, ये हर छोटे एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, और दरोगा में पहले तो भाई यहां से बहुत पूछा जा रहा था। अब जो प्रश्न है इसके बाद बहुत ईमानदारी से देखिएगा। अगर ऊपर वाले प्रश्न आपने थोड़े बहुत बेईमानी किया है, एक दो बार देखिएगा, लेकिन यहां से एकदम ईमानदारी से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। कमरे के ताप पर कितने तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11 गैस, 11, और द्रव अवस्था में तो 2। ठीक है, आइए, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को जल से आपको अलग करना है। तो जल में घुल गया है, ये बताइए, पानी में घुल गया है तो उसको कैसे अलग करेंगे? अच्छा, फिर से यहां से 1 आ गया है क्या? तो 18 के बाद यहाँ 19 होना चाहिए, ध्यान रखिए, 18 के बाद यहाँ 19 होना चाहिए, लेकिन 1 हो गया है। तो ध्यान रखना है आपको, 18 के बाद 1 नहीं होगा, 18 के बाद क्या होगा? 19 होगा। चलिए, टाइपिंग में थोड़ा हुआ है मिस्टेक, इसको सुधार देता हूं मैं। तो कमरे के यहाँ आ जाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 है तो क्या होगा, सही तो हो ही जाएगा। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को आपको जल से अलग करना है। तो ये बताइए, जल में जब घुल गया है तो कैसे अलग कर दिएगा? तो कहिएगा कि सर ये तो जल में घुला हुआ है ना, जल में जब घुला है तो हम इसको वाष्प बनाने का प्रयास में लगे, है ना, वाष्प बनाने के प्रयास में लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल में जब सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या? साधारण नमक, नहीं समझ पा रहे हैं आप? सोडियम क्लोराइड का मतलब है साधारण नमक। तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड से कैसे आप अलग करोगे? कहोगे सर वाष्प बना के, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर आसवन विधि से भी अलग कर लेंगे, तो आसवन विधि से भी अलग हो सकता है, इसीलिए तो मैंने ऑप्शन दिया है ये दोनों। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा आंसर सही, ये दोनों। 19वां का आपको हो जाएगा ये दोनों। चलिए आ जाइए 19वां के बाद 20वां प्रश्न कह रहा है कि जल में नमक और चीनी का घोल किस मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक और चीनी का घोल अगर घोल दिया गया तो अब आप बताइए, आप जान जाएंगे कि नमक और चीनी का घोल मिला हुआ है? नहीं जान पाएंगे देख करके, बिना उसको पिए हुए। तो जब नहीं देख के पता चल रहा है तो बता दीजिए ना कि भैया ये समान हो गया है, एक समान है, नहीं पता चल रहा है हमको, समांगी मिश्रण। अगला है कि जल में तेल, तो जल में तेल मिला दीजिए तो आप देख लेंगे, मिलवे नहीं करेगा वो। तो जब ना मिले तो कहिए ना कि भाई ये बीसमांगी है यार, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन है। जैसे चीनी में पानी घोलिए मिला करके तो ये मिल जाएगा, ये समांगी मिश्रण है, तो ये हो जाएगा विलयन। ध्यान रखना है, विलयन होता है समांगी मिश्रण। आइए देखिए, ये प्रश्न मैंने बताया था ना कि नोट कर लीजिए। 3 4 आयोडीन में क्या है भैया? तो आयोडीन और एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल जो है वो विलायक है और आयोडीन है विले, है ना। तो दोनों ध्यान रखिएगा। 3 4 आयोडीन में विलायक कौन है? ये प्रश्न में कराया था कथन वाले में। तो विलायक है एल्कोहल और विले है आयोडीन। आइए, सोडा जल और कोक में कौन सी गैस होती है? तो सोडा जल और कोक में जो गैस होती है वह आपको क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, ये सब प्रश्न जो है अब वाला ये कराया गया है पहले भी पीटी के लिए, जो प्रारंभिक परीक्षा में कराया था। इसमें से कुछ क्या अधिकतर प्रश्न अब यहां से जो शुरू होता है उसमें अधिकांश प्रश्न आपको मिलेंगे, शुरुआत वाले नहीं थे। किस गैस को वायु का विलायक कहा जाता है? तो वायु का विलायक मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस है वायु में? तो बताएंगे सर ये तो नाइट्रोजन है, तो लगाएंगे आप नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बढ़िया सवाल है ये। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुल रहा है, विलयन पदार्थ घुल नहीं रहा है, अब हो गया है फुल, तो वो हो गया है संतृप्त।
अब हो गया काम, संतृप्त हो गया, ठीक ना। तो अगर नहीं घुल रहा है तो बताएंगे संतृप्त हो गया। चलिए, निलंबन। निलंबन में मैंने क्या बताया था कि कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, कोलाइड में इससे छोटा होता है। तो निलंबन के बारे में सही कथन क्या है? अब कह रहा है क्या निलंबन समांगी मिश्रण है? तो जी हाँ, कणों का आकार जो है वो बड़ा होता है, लेकिन निलंबन है, जब बड़ा होगा तो आकार तो दिख जाएगा हमको। अब दिख जाएगा तो कैसे कहेंगे? समांगी तो नहीं होगा ना, वो दिख जाएगा तो समांगी नहीं है, ना दिखे तो कहेंगे कि भैया एक समान है, हमको नहीं दिख रहा है, पानी का खाली पानी लग रहा है। जैसे समझिएगा, जैसे ग्लास है, इसमें पानी है, चीनी डाल दिए, घोल के मिला दिया। अब आपको कोई कहे कि दिख रहा है तो कैसे आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, आपको एक समान ही लगेगा पूरा पानी, तो कहेंगे एक समान है भाई, ये समांगी है। ना दिखे तो समांगी, और दिख जाए तो विसमांगी। तो निलंबन में क्या होता है कि कण जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है, तो भाई बड़ा होता है तब तो दिख ही जाएगा, और दिख जाएगा तो वो विसमांगी होगा। हमको गलत कथन छांटना है, तो गलत कथन ए है, ये समांगी बता रहा है, जबकि निलंबन जो होता है वो विसमांगी होता है। क्लियर? अब देखिए, इसका कण बड़ा होता है, निलंबन का कण जो बड़ा होता है वो निलंबित होते रहता है, वो डूबेगा, मिलेगा नहीं, वो निलंबित होता रहेगा ऐसे ऐसे, तो दिख जाएगा आंख से। और जब दिख रहा है तो वो प्रकाश को फैला भी देगा, ठीक है, लेकिन वो समांगी नहीं होगा, वो विसमांगी होगा। ठीक, आइए निलंबन के बारे में गलत कथन छाट देंगे। गलत कथन क्यों नहीं छाटेंगे? इसीलिए तो बैठे हैं कि गलत कथन छाटे। ठीक है, चलिए आइए गलत कथन छाटा जाता है। एक मिनट, हाँ चलिए। यह अस्थायी होता है, निलंबन जो है यह अस्थायी है। तो जी हाँ, कण बड़ा बड़ा है, इसका छोड़ देंगे तो कण आके बैठ जाएगा, तो अस्थायी है। कण नीचे बैठ जाता है तो ये भी बैठ जाता, सही है, ये भी सही है। और छान के इसको अलग कर देंगे आप, जी हाँ बिल्कुल कर देंगे अलग, जब बैठ ही गया है तो छान देंगे नहीं, बिल्कुल छान देंगे। हाँ, यह समांगी मिश्रण है, तो निलंबन अभी बताया कि निलंबन जो है वो विसमांगी है, समांगी नहीं है, तो गलत कथन यहां पर भी होगा। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? आपको बताया था कि कोलाइड के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं, निलंबन से दिखते हैं समांगी मिश्रण जैसा, लेकिन होता है विसमांगी। तो पूछ रहा है कि कोलाइडल किस प्रकार का है, तो बताएंगे ये भैया विसमांगी है, भले ये दिख जाता है लेकिन होता है विसमांगी। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध कोलाइड का उदाहरण है। छोटे कणों के द्वारा प्रकाश को फैलाना टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहलाता है। मजा आ रहा है कि नहीं बताइएगा। कोहरा किसका उदाहरण है? कोहरा, तो बताएंगे कोहरा जो उदाहरण है वो है एरोसोल का, एरोसोल का ध्यान रखिए। धुआं, तो धुआं जो उदाहरण है वह ठोस में गैस का उदाहरण है, धुआं है ठोस में गैस का। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल का उदाहरण है, सोल का। कोलाइडल को कैसे अलग करेंगे? तो बताए थे ना कि दूध से मक्खन घुमा घुमा के अपकेंद्री तकनीक से निकालते हैं, तो हो जाएगा अपकेंद्री तकनीक। रट लीजिए जो पॉइंट करा रहा हूं। कोलाइडल के बारे में गलत कथन ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था कि कोलाइडल दिखता तो समांगी है लेकिन होता भी समांगी है, तो गलत कथन छाटना है। ये तो गलत कथन नहीं है, विसमांगी होगा ही। कण आंखों से अलग अलग नहीं दिखते हैं, तो जी हाँ, क्या दूध में आप देख लेते हैं कि कहाँ क्रीम है और कहाँ आंख से दिख जाता है? नहीं दिखता है, तो ये भी सही है। प्रकाश की किरणों को फैला देता है? हाँ, फैला भी देता है। इसे छानने की विधि से अलग कर सकते हैं? नहीं, इसके कण इतने छोटे होते हैं ना कि आप दूध को छान के मक्खन बना दीजिएगा, नहीं बन पाएगा, तो डी हो जाएगा गलत कथन। चलिए, कोलाइडल विलयन किससे बनता है? कोलाइडल विलयन जो है यह किससे बनता है भैया? तो ध्यान रखिएगा, कोलाइडल विलयन होता है परिक्षेपित अवस्था में परिक्षेपण माध्यम से। ध्यान रखिएगा, परिक्षेपित अवस्था में परिक्षेपण के माध्यम से बनता है। बाकी आपको खाली याद रखना है, बहुत ज्यादा इसको मत समझिए कि क्या होता है, याद रखिए परिक्षेपित अवस्था में परिक्षेपण माध्यम बस। विसमांगी मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? भैया विसमांगी है जब मिल ही नहीं रहा है एक दूसरे में, जैसे चाउर में दाल मिला दिए तो चून देंगे, साधारण भौतिक क्रिया से अलग कर देंगे, और क्या करना है। नीली या काली स्याही से डाई को पृथक करना है। देखिएगा, ये प्रश्न 2 बार आएगा और 2 बार समझना है। स्याही से डाई को निकालना है, जैसे नीला स्याही है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक गिलास में नीला स्याही भर दिए,
घोल करके। अब इसको सोच रहे हैं कि हम अलग कर दें, डाई से स्याही को निकाल दें, तो इसको करिए, क्या करिएगा, इसको करिए, गर्म करिए, खूब गर्म करिए, तो भैया पानी उड़ जाएगा और यहाँ पेंदी जो रखेंगे यहाँ पर स्याही जो है वो लग जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा कौन सा, वाष्पीकरण विधि। तो नीली स्याही से डाइयों को अलग करते हैं वाष्पीकरण विधि से, ध्यान रखिएगा। विलायक से विलेय पदार्थ को कैसे पृथक करते हैं, विलायक से विलेय पदार्थ को, तो जैसे आप ये रखिए पानी में आप चीनी को घोल दीजिए, ठीक है, चीनी तो विलेय पदार्थ है और पानी विलायक है। कैसे अलग करेंगे, तो आग लगाइए नीचे, वाष्प बनाइए, वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा, तो वाष्पीकरण हो जाएगा, सही आंसर। दूध से क्रीम गोल गोल घुमा के अपकेंद्रण, तो बताया तो हूं अपकेंद्रण। रक्त और मूत्र की जांच प्रयोगशाला में की जाती है, प्रयोगशाला में जाएंगे तो खून जांच करेगा, तो देखिएगा वो घुमाएगा, घुमा करके अलग करेगा, यानी अपकेंद्रण होगा, सही। हाँ, एक और जांच होगा, उसमें मैं बताऊंगा, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाएगा, वो भी बताऊंगा। कपड़ा धोने के मशीन, तो देखे होंगे ऐसे ऐसे गोल गोल, जब गोल गोल घूमे भाई तो बता दीजिए कि अपकेंद्रीकरण, सीधा आंसर, फट से, कुछ मत सोचिए, है ना। अब देखते हैं, दादी होंगी आपके घर में, तो दूध मक्खन से कैसे महती होंगी, इसमें डाल देती होंगी मथनी और रस्सी से गोल गोल घुमाती होंगी, तो गोल गोल जब घूमे तो अपकेंद्रण, सीधा आंसर, फेंकी, घबराइए मत, आप पाठशाला विद के से जुड़े हैं, ठीक है। आइए, दो अघुलनशील द्रव, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, दो अघुलनशील द्रव को कैसे अलग करेंगे। अघुलनशील का मतलब वो मिल नहीं रहा है, तो एक आता है सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल में डालेंगे तो भाई अलग अलग लेयर में बन जाएगा, जैसे पानी नीचे हो जाएगा, तेल ऊपर हो जाएगा, ये अघुलनशील है, तो यहां से इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये पानी अलग तेल अलग, तो ये हो जाता है अघुलनशील, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, पृथक्करण कीप या सेपरेटिंग फनल, याद रखिएगा। मिट्टी के तेल को जल से, मिट्टी के तेल में जल मिलेगा, कहेंगे नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, तो ये अघुलनशील है, यानी पृथक्करण कीप से अलग करेंगे, सेपरेटिंग फनल से। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना मेरे बाबू, मेरे सोना, कि समझ लो, प्रश्न छोड़ोगे नहीं, एग्जाम में जाओगे कहोगे कि हाँ सर मजा आ गया। वास्तव में बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, घूम लो, पूरे यूट्यूब पर घूम लो और सिरप ले लो, चाहे जड़ी बूटी बैच ले लो, ये चीज नहीं मिलने वाला है भाई। अगर मिलता है तो बताओ, फिर हम भी चलेंगे पढ़ने, ठीक है। ये बताओ, ये चीज नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं बार बार, गिने चुने ही लोग आपको ये चीज दे पा रहे हैं, कुछ लोग हैं पाठशाला विद के जैसे जो देंगे, ठीक है। चलिए, धातु शोध में लोहे को पृथक किया था, देखिए ये भी थोड़ा सा है, पृथक्करण कीप से ही अलग होता है, लेकिन इसका कीप थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अब ऐसा वाला कीप नहीं होगा जिससे तेल और पानी को अलग कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो धातु शोधन में ऊपर जो बैठ जाता है इसमें अशुद्धि, उसको अलग कर दिया जाता है, तो ये भी सेपरेटिंग फनल ही होगा। नमक और अमोनियम क्लोराइड को, तो अमोनियम क्लोराइड तो आपको बताया था ना कि ऊर्ध्वपातन से अलग हो जाता है, सब्लिमेशन, तो ये उड़ जाएगा। नमक में जैसे कपूर को मिला दीजिए, इसको गर्म करिए तो सारा कपूर गायब हो जाएगा, उड़ के हवा में नमक नमक बच जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का भी वही हाल होगा, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ये प्रश्न अभी हमने क्या कराया था कि स्याही से डाई को अलग करना है, जैसे एक सीसी में स्याही रख लिए, अब इसको गर्म करेंगे तो अलग कर लेंगे, लेकिन 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 काली स्याही में उपस्थित, काली स्याही भाई काला तो रंग होता नहीं है, उसमें दो तीन कलर मिला होगा, अब उन कलर को आपको अलग करना है, तब आप क्रोमेटोग्राफी उपयोग करिएगा, ये सही इसका आंसर होगा, क्रोमेटोग्राफी। लेकिन स्याही से डाई तब वाष्पीकरण, और काली स्याही से डाई, काली स्याही से बाकी अन्य रंगों को निकालना है, तो बताएंगे भैया क्रोमेटोग्राफी। तो रंग की बात आ गई है यहाँ, क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, कोई आपको छुएगा नहीं भाई मेरे। आइए, एक ही प्रकार के विलेयक में घुले पदार्थों को अलग करने की मतलब विधि है, एक ही प्रकार के विलायक में, जैसे ये पानी है, इसमें ही दो तीन विलायक दे दिए, लाल हरा नीला, सबको कैसे अलग करोगे, तो क्रोमेटोग्राफी से आप अलग करोगे, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट, तो रंग की बात आ गई है, क्रोमेटोग्राफी निकाल लीजिए, सीधा आंसर, रंग अलग।
नशीले पदार्थों को पृथक करना है खून से। देखिए अभी खून से आपको मूत्र या पेशाब जांच करना था या ब्लड जांच करना था, तब आप अपकेंद्रीकरण गोल गोल घुमा करके, लेकिन यहाँ रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करना है, तब आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, नशीले पदार्थ अलग करवाना है तो क्रोमेटोग्राफी, और ब्लड जांच करना है तो अपकेंद्रीकरण। आइए, एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से कैसे अलग करते हैं, तो डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटोन को जल से, वाष्पीकरण मत लगा देना कि पानी है तो वाष्पीकरण कर देंगे, नहीं, आसवन विधि से करेंगे, इसको डिस्टिलेशन विधि से करेंगे। ठीक है, चलिए, दो घुलनशील द्रव जो आपस में, दो घुलनशील द्रव है मतलब कि अल्कोहल और पानी, ये आपस में घुल जाएंगे। तेल और पानी नहीं घुलेगा, लेकिन अल्कोहल और पानी ये घुलनशील है। अब आप चाह रहे हैं कि इसको अलग करें, या कोई और ऐसा लिक्विड है जो घुल जाए, दो घुलनशील हो, तो उसको कैसे अलग करोगे? तो जब दो घुलनशील द्रव आ जाता है तो उसको आप आसवन, लेकिन ध्यान रखिएगा आसवन से आप तभी अलग कर सकते हैं जब उसका तापमान, चलिए आगे मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए, आ जाएगा 55वां, इसी में समझ लेंगे। जिन द्रवों का क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो उसको आप प्रभाजी आसवन से अलग करेंगे, और 25 से ज्यादा हो तब आसवन से अलग करेंगे। तो दोनों ध्यान रखिएगा, 25 से ज्यादा में आसवन और 25 से क्रम में प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन भी वैसा ही होता है, बस एक प्रभाजी स्तंभ लगा होता है उसमें, ये ध्यान रखना है। तो चलिए आगे आते हैं। वायु से विभिन्न गैसों को हम अलग करेंगे। तो वायु से विभिन्न गैसों का, क्योंकि इसका जो क्वथनांक का अंतर होगा वो 25 केल्विन से कम होगा, तो यहाँ प्रभाजी आसवन हम लगा देंगे। पेट्रोलियम उत्पादों के घटकों को कैसे अलग करते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादक जो होता है उसके घटकों को भी प्रभाजी आसवन से ही अलग करते हैं। चलिए, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट हमको निकालना है, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन से निकालेंगे। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट निकालना है तो क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ये प्रश्न समझिएगा, नहीं गलत होगा बहुत लोगों का। समुद्री जल से नमक, इतने पढ़ते हैं बस, मार देते हैं बच्चे आसवन, कोई मार देगा वाष्पीकरण, है ना भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि समुद्री जल से जो नमक प्राप्त हुआ है उस नमक में अशुद्धियां हैं, और उस अशुद्धियों को दूर करने का कौन सा विधि है? नमक, जल से आपको नमक नहीं बनाना है कि आप गर्म करके वाष्प बना के निकाल लीजिएगा या आसवन से निकाल लीजिएगा, नहीं, नमक में अशुद्धियों को दूर करिएगा तब आप क्रिस्टलाइजेशन करिएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं, फंसने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा आपको, अगर पाठशाला विद के से जुड़े हो तो। अशुद्ध नमूना से फिटकिरी को निकालना है, अशुद्ध नमूना, अच्छा 60 ही प्रश्न में आपको बताया था ना, लेकिन 60 नहीं है क्योंकि एक से फिर शुरू हो गया था, तो उसको बाद में सही किया गया, तो अब आपको 76-75 के आसपास मिलेगा प्रश्न। अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को अलग करना है तो हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। निम्न में से कौन पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है, तो घनत्व है, क्वथनांक है, रंग है, ज्वलन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलना, जल रहा है तो ये भैया रासायनिक परिवर्तन है, जलना रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे हरे गुलाबी, बताओ जरा। भौतिक में होगा कि फिर वो अलग हो जाएगा, जैसे चावल में दाल मिला दो तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर आप मोमबत्ती को जला देंगे तो जो जल गया वो तो वापस नहीं आएगा, जो पिघल गया वो वापस आएगा। तो मोमबत्ती में आप दोनों प्रक्रिया देख लेंगे। ठीक है, आप आलू का सब्जी बना दिए तो आलू, अब सब्जी से फिर आलू तो नहीं बन सकता है, तो जब ना बने तो बता देंगे कि भैया रासायनिक। तो जल गया तो वापस आएगा, रासायनिक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट वायल ने किया था और ईस्वी पूछेगा 1661 में किया था। ठीक है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा, देखिए तत्व शब्द का प्रयोग किया रॉबर्ट वायल ने, लेकिन तत्व की परिभाषा जो हुई उसको एक प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके इसने बताया, और ये है लेवोसियर। ध्यान रखिएगा, रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं ये। तत्व का प्रयोग रॉबर्ट वायल ने किया, लेकिन एक
एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया लेवोजियर ने, ध्यान रखिएगा। किसके अनुसार? तत्व वह मूल पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाएगा। यही तो प्रयोग किया था लेवोजियर ने, तो ध्यान रखिएगा लेवोजियर सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला, यौगिक के घटकों को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? यौगिक अगर है तो इसको रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से आप अलग करोगे, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो भैया तत्व जो नहीं है वो मीथेन इसमें तत्व नहीं हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? तो पारा जो या मरकरी जो है वो यौगिक नहीं है। रक्त उदाहरण है, रक्त बहुत ध्यान समझना है। रक्त जो उदाहरण है, तो रक्त में बहुत से छोटे छोटे पदार्थ मिले होते हैं, लेकिन भले आपको दिख नहीं रहा हो अलग अलग, लेकिन इसके कण इतने छोटे होते हैं। जैसे कोलाइड में दूध भी आपका विसमांगी मिश्रण था, लेकिन उसके कण दिख नहीं रहे थे। रक्त भी उसी प्रकार है, दिखता नहीं है लेकिन है विसमांगी मिश्रण ही। आइए, कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? धातु आघातवर्ध होते हैं। धातु को पीट के चादर बना दीजिए, धातु को खींच के तार बना दीजिए। धातु ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु चमकीले नहीं होते हैं। अरे धातु तो चमकीला होता है, सोना चांदी कितना चमकता है। तो गलत कथन तो यही है ना, धातु चमकीला नहीं कहाँ होता, धातु चमकीला होता है। हमको गलत कथन मिल गया। चलिए 71वां, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड होगी? तो आप जानते हैं कि पारा। पारा। अधातु पूछे तो बताएंगे ब्रोमीन, ठीक है। अधातु के बारे में गलत कथन, अधातु ताप व विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही। चमकीले, चमकीले नहीं होते हैं धातु, विभिन्न रंग के होते हैं, भंगुर हो जाते हैं। तो बी सही हो जाएगा, चमकीला धातु होता है, अधातु नहीं। कौन सा उपधातु है धातु और अधातु के बीच? उपधातु होता है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी यह सभी। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? रासायनिक हमने क्या बताया है, फिर से वापस नहीं आएगा। पेड़ काट दिए तो क्या फिर उसको जोड़ देंगे? नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। मक्खन पिघला के घी बना दिया, घी से मक्खन अब बना दीजिएगा? नहीं बना देंगे। लोहा में जंग लग गया तो जंग से फिर लोहा बना देंगे? नहीं बनेगा। लेकिन जल अगर वाष्प बनता है तो वाष्प फिर जल बन के बरस जाएगा, यानी कि ये पुनः आ जाएगा। तो यही तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है भैया। आइए, कमरे के तापमान से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था लेने वाले तत्व। तो कमरे के तापमान पर तो पारा है और ब्रोमीन है, ठीक है। लेकिन कमरे से कुछ अधिक, रूम टेम्परेचर से कुछ ज्यादा टेम्परेचर होगा तो गैलियम और सीजियम दोनों जो है वह पिघलना शुरू हो जाएगा। सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। निम्नलिखित में से विलयन की पहचान करें। विलयन, अब तो आप पहचान लेंगे विलयन को। देखिए, मिट्टी और जल, ये क्या विलयन होगा? विलयन में आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। विलयन में आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। जैसे चीनी में नमक मिला रहे थे तो नहीं दिख रहा था, मिट्टी में जल मिला दीजिए तो मिट्टी अलग दिख जाएगा आपको। पूरे पानी ही गंदा कर देगा, दिखेगा क्या? हर उसका कण दिखेगा। कोयला भी दिख जाएगा, वायु भी दिख जाएगा भाई, खाली वायु है। लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्री जल। समुद्री जल जो है यह विलयन का पहचान है, ध्यान, ठीक है। नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वायु भी है ना। तो वायु में तो मैं बताया ही था, वायु में मैंने क्या बताया था, भूल गए? वायु बताया था कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, लेकिन आप नहीं देख पाते हैं। तो जब नहीं देख पाते हैं तो उसको विलयन कहिए ना, क्यों कतरा रहे हैं? तो वायु भी होगा और समुद्री जल भी होगा, दोनों हो जाएगा, दोनों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रहा है तो रासायनिक भी होगा और भौतिक भी होगा, बोथ, ठीक है। 78 प्रश्न, 78 प्रश्न 44 मिनट। शानदार सीरीज एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ। मिलते हैं हम चैप्टर 3 में इतने ही मजेदार तरीके से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।